साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ही वीडियो में जो भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी, इसके 100 महत्वपूर्ण फैक्ट, साथियों ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को लेकर के आपके लिए आया हूं। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो साथियों आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी पूरी पॉलिटी एक ही वीडियो में रिवाइज हो चुकी है। तो साथियों इसको आप पूरा देखेंगे। विश्वास दिलाता हूं साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप यकीन करेंगे कि हाँ वास्तव में इसमें पूरी पॉलिटी को कवर किया गया है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण और फैक्ट बन सकते हैं, अधिक से अधिकतम फैक्ट की बात करेंगे। साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अगर अभी आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप साथियों इससे जुड़ भी सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की महत्वपूर्ण वीडियो फैक्ट्स के माध्यम से लाता रहूँगा साथियों। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देखते हैं साथियों पहला फैक्ट है कि संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। साथियों कई बार पूछा गया फैक्ट है, यानी कि संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में यानी कि 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. रॉय यानी कि मानवेंद्र रॉय के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला फैक्ट है साथियों कि संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। जो संविधान सभा थी साथियों, भारतीय संविधान को बनाने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, वह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। अब साथियों जो ये कैबिनेट मिशन था, क्वेश्चन पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। और इस मिशन में जो अध्यक्ष के साथ साथ 3 अन्य सदस्य कौन कौन से थे साथियों? 3 थे। इसके साथ 3 अन्य सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। बात करते साथियों अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट कह रहा है कि भारत के संविधान का शीर्षक भारत का संविधान अनुच्छेद, ये इसकी चर्चा 393 में उपबंधित है। साथियों इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं साथियों अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं साथियों इसमें प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात भी की गई है, जिसमें प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता की बात का उल्लेख किया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे साथियों। देखते हैं अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, जिनकी वर्तमान संख्या 22 है। कहने का मतलब यह है साथियों, जो भारत का संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की चर्चा की गई है, जिसमें जो मूल भाषा थी जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा 14 थी, लेकिन वर्तमान में साथियों जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। अब जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं साथियों उनकी चर्चा करेंगे। जैसे कि 15वीं भाषा की बात करें तो जो 15वीं भाषा थी वो सिंधी भाषा थी साथियों, जिसको 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं बात करें साथियों जो 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा थी वो थी आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। वहीं जो 21वीं, 20वीं और यानी कि 19वीं, 20वीं और 21वीं और 22वीं, ये साथियों 4 भाषाएं ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। और ये थी साथियों बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इस प्रकार ये
22 भाषा है। देखते साथियों अगला फैक्ट क्या कह रहा है। अगला फैक्ट कह रहा है कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 यानी कि अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। वही साथियों एक फैक्ट ये भी है कि यानी कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं। वहीं बात करें अगले फैक्ट की कि संविधान में संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 यानी कि अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। कहने का मतलब है जो संविधान में संशोधन के बारे में जो उपबंध दिया गया है वह भाग 20 में संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। वही यहाँ से एक प्रश्न ये पूछता है कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका देश से ली गई है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखते साथियों अगला फैक्ट क्या कह रहा है। अगला फैक्ट कह रहा है कि राजभाषा से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला फैक्ट है आपातकाल में अनुच्छेद 20/21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है जब देश में आपातकाल की स्थिति लगती है तो उस समय साथियों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अन्य अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है लेकिन 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला फैक्ट है साथियों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारत के संविधान से संपत्ति का मौलिक अधिकार विलोपित किया गया है साथियों, तथा इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है साथियों। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अगला फैक्ट है साथियों अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यह प्रावधान उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। कहने का मतलब है जो अनुच्छेद 44 इस बात की चर्चा करता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है साथियों। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है कि भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है, जिनकी संख्या 10 थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। इस बात को भी साथियों आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें। अगला फैक्ट है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त हैं। राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब क्या है साथियों, ये कहना चाह रहा है जो राष्ट्रपति का जो चुनाव लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो राज्यों की जो विधान परिषद हैं वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और साथियों दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ना ही विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और साथ ही जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा करवाया जाता है, वहीं ये एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें साथियों। अगला फैक्ट है कि मृत्युदंड को क्षमा करने वाला एकमात्र अधिकारी राष्ट्रपति है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के संदर्भ में प्रावधान करता है। कहने का मतलब है साथियों राष्ट्रपति को किसी को अगर मृत्युदंड दिया यानी कि मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है आर्टिकल 72 के द्वारा, अनुच्छेद 72 के द्वारा।
वही साथियों बात करें जो राज्यपाल की के पास जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं साथियों, उनकी चर्चा अनुच्छेद 161 में की गई है। वहीं जो राज्यपाल होता है उसको साथियों कैपिटल पनिशमेंट और मार्शल लॉ की जो क्षमादान की शक्तियाँ वो उनको माफ नहीं कर सकता है। केवल राष्ट्रपति के पास ही ये शक्तियाँ प्राप्त होती है, राज्यपाल के पास में ये शक्ति के पास नहीं है साथियों, प्राप्त नहीं है। अगला फैक्ट देखते हैं। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचन की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 57 में उपबंधित की गई है साथियों। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसको पुनः चुनाव लड़ने का अधिकार है साथियों। वहीं साथियों अगर बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति की चर्चा संविधान में किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं राष्ट्रपति के। अब अगर 52 की बात करें, अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति पद है साथियों, भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बात की गई है। वहीं 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। वहीं 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है, यानी कि कौन कौन निर्वाचन मंडल में शामिल होगा। वहीं अनुच्छेद 55 की बात करें 55 की तो राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या होगा, यानी कि किस तरीके से उसका चुनाव कराया जाएगा, जैसे कि इनडायरेक्ट प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। इस प्रकार ये अनुच्छेद 55 में इसकी चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगली बात करें अनुच्छेद 57 में साथियों राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात की गई है और 59 में साथियों उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया है और 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 61 में साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग भी, इम्पीचमेंट भी लगाया जा सकता है, इसकी चर्चा की गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें, केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक 15% सदस्यगण हो सकते हैं। इस बात को भी आप याद रखना। अगला फैक्ट देखते हैं साथियों। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 का शीर्षक संसद का गठन, जिसमें यह उल्लेखित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और सदनों यानी कि राष्ट्रपति और सदस्यों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे साथियों। वहीं बात करें अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है साथियों। अब मुझको एक बात बताइए साथियों, संसद के कितने सदन होते हैं? हमेशा याद रखेंगे, अगर सदन की बात करें तो संसद के यानी कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं बात करें कि संसद के कितने अंग होते हैं, अगर संसद के अंगों की बात पूछे तो साथियों संसद के 3 अंग होते हैं, एक आपका राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगले फैक्ट की बात की गई साथियों, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है एवं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 108 के तहत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछता है कि जो लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो यानी आहूत का मतलब होता है बुलाना साथियों। किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। वहीं साथियों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना क्या है? यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जब लोकसभा या फिर राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है उस समय इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस समय इसकी अध्यक्षता साथियों डिप्टी स्पीकर करते हैं साथियों, यानी कि उपाध्यक्ष करते हैं, उपाध्यक्ष करते हैं। कौन? जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करते हैं, यानी कि डिप्टी स्पीकर करते हैं। अगर साथियों उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। वहीं दूसरी बात आपको याद रखनी है, यानी कि मनी बिल और संयुक्त बैठक, यानी कि मनी बिल पर साथियों और संविधान संशोधन पर, यानी कि मनी बिल पर और संविधान संशोधन के बिल पर, यानी कि मनी बिल पर और संविधान संशोधन के बिल पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, नहीं की जाती है साथियों। और साथियों अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक
हुई है साथियों, इस बात को भी हो चुकी है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगले अगले फैक्ट की बात करें। अगले फैक्ट की बात, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है कि संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होगी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करते हैं साथियों। अगला फैक्ट है कि भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाले राज्य। महत्वपूर्ण फैक्ट, सबसे अधिक लोकसभा में साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से अधिक सीटें 80 सीटें, महाराष्ट्र से लोकसभा में 48 सीटें और पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं। अगला फैक्ट है यतो धर्म स्थितो जय, यानी कि यतो धर्म स्थितो जय भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, ये पूछा जा चुका है। अगले फैक्ट की बात करें साथियों। अगला फैक्ट है कि उच्चतम न्यायालय के गठन के समय न्यायाधीशों की संख्या साथियों 8, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित किए गए हैं। कहने का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सभी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है साथियों? 8 है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। अब साथियों इसमें एक फैक्ट ये याद रखना कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश साथियों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हीरालाल जे कानिया थे। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? ये जस्टिस संजीव खन्ना है, जिनकी यानी कि 51वें है साथियों। कितने? ये 51वें है साथियों, यानी कि 51वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? ये जस्टिस संजीव खन्ना है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। कोर्ट में अब तक 11 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यानी कि हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश साथियों अन्ना चांडी थी, जो कि केरल राज्य से थी साथियों, कि कहाँ की? केरल राज्य की। वहीं यहाँ से एक फैक्ट ये बन सकता है कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट की एक तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, वो तो साथियों कौन थी? ये अन्ना चांडी थी। लेकिन हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ये लीला सेठ थी साथियों, लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। अगले फैक्ट की बात करें साथियों। वहीं यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, मुझको बताइए भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे साथियों? कई बार पूछा गया प्रश्न। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त साथियों सुकुमार सेन थे। और अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है साथियों? ये ज्ञानेश कुमार है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें कि भारत के अब तक के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। यानी कि जो एम हिदायतुल्ला है साथियों वो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें साथियों। अगला फैक्ट है कि वीएस रमा देवी भारत की एकमात्र महिलाओं मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। साथियों कौन? वीएस रमा देवी भारत की एकमात्र महिलाओं मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा हूं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? वीएस रमा देवी भारत की एकमात्र महिलाओं में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं। अगले फैक्ट की बात करें, यानी कि साथियों केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को किया गया है। यह एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 से किया गया है, यह एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। वही साथियों इसमें एक बात याद रखेंगे, जो एक है आरटीई यानी कि राइट ऑफ ये जो बात कर रहा है सूचना आयोग, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार 2005 साथियों 2005। एक होता है आरटीई यानी कि एक होता है आरटीआई की बात करें तो 2005, एक होता है आरटीई की बात करें तो आरटीई होता है साथियों 2009। कब? 2009। इसकी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं नीति आयोग की। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन 2015 में किया गया था। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और जो योजना आयोग है इसके जो मुख्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये भारत के एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, ये कार्यकारी निकाय है साथियों। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 82
प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन के संदर्भ में प्रावधान करता है। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश से होता है। अब तक भारत में 4 बार कब 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में हुई। 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य तथा जस्टिस सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष थे। हृदयनाथ कुंजरू और KM कवलम माधव पन्नेकर थे। साथियों, इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है साथियों कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो का उल्लेख भारत के संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 76 में मिलता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है कि भारत के संविधान में अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106 संविधान संशोधन को 106वें संविधान संशोधन को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है साथियों, अगर मैं अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। वहीं अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। साथियों, कौन थे? लॉर्ड नहीं कहेंगे इनको, ये अंग्रेज थे, हमारे देश को उन्होंने लूटा। इनको लॉर्ड की उपाधि कैसे दे सकते हैं हम? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन, इनको लॉर्ड की जगह डॉग कह सकते हैं, डॉग वॉरेन हेस्टिंग्स था। साथियों, अब एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, मुझे बताइए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? साथियों, तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। साथियों, और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल साथियों विलियम बेंटिंक था। इसको भी पूछा जा चुका है। वहीं एक प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। साथियों, वहीं यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल साथियों ये सी राजगोपालाचारी थे। इसको आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें साथियों, अगला फैक्ट है कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि इस एक्ट के तहत द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन की शुरुआत हुई। जिसमें नंबर 1 था साथियों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि व्यापारिक मामले, और एक था साथियों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि राजनीतिक मामलों के बारे के लिए एक दोहरे शासन की शुरुआत हुई। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामले संभालता था, एक साथियों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों पर काम करता था। वहीं भारत सचिव पद का सृजन 1858 एक्ट से किया गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें साथियों, यानी कि 1909 एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई और 1919 एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। वहीं RBI की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 को की गई। और साथियों कैबिनेट मिशन की स्थापना साथियों यानी कि कैबिनेट मिशन ये 1946 में बनाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट कहता है साथियों कि संविधान सभा का 9 दिसंबर 1940 को सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में विधिवत उद्घाटन हुआ। सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में। वहीं अगला फैक्ट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथियों, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं सभी। अगला फैक्ट है 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं अगला फैक्ट है संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है साथियों कि प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वही अगला फैक्ट है साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवाद था, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता। इसको आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है साथियों कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं होकर उससे संबंधित अनुच्छेद में है। साथियों, यानी कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख
अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। इनके लिए अलग अलग अनुच्छेदों में इनकी चर्चा की गई है। वही बात करें साथियों अगले फैक्ट की कि छठी अनुसूची, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। वहीं अगला फैक्ट 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें साथियों, अगला फैक्ट है कि 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। अगला फैक्ट 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। वहीं अगले फैक्ट में अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन के बारे में चर्चा करता है। आगे देखते हैं साथियों, अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का पर प्रतिषेध लगाता है साथियों। अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 48 का में साथियों पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 50 में साथियों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है अनुच्छेद 50 में। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट अनुच्छेद 85 में साथियों संसद के सत्र और सत्रावसान और गठन की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें तो अनुच्छेद 161 में साथियों क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियों की बात की गई है। इसको बता चुका हूं पहले। वही अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय हो, यानी कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 215 में की गई है। अनुच्छेद 241 में साथियों संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करने की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध की बात की गई है। साथियों आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है साथियों कि अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा, यानी कि जो भारत की और राज्य की संचित निधि है और वो लोकलेखा है, उनके बारे में चर्चा अनुच्छेद 266 में की गई है। वहीं अगला फैक्ट है अनुच्छेद 279 का माल और सेवा कर, यानी कि जीएसटी परिषद के बारे में बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, जैसे कि IAS, IPS, IFS, IRS, इनकी चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 315 में साथियों संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। अगली बात करते हैं, अगला फैक्ट है साथियों, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। वहीं 6 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार धारा 370 को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 1 भारत, जो कि यानी कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 में चर्चा की गई है, भारत जो कि एक इंडिया है, राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट है साथियों, यानी कि पूर्वोत्तर परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक नए अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा अलग से किया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस संशोधन के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगले फैक्ट की बात करें तो अगले फैक्ट में बात करता है साथियों SC तथा ST के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बनाया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें, महत्वपूर्ण फैक्ट है डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो इसको के नाम से इसको जाना जाता है।
अगला फैक्ट है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में भाग 4A में, यानी कि जो संविधान संशोधन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है साथियों, इसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि 1976 में भाग 4A को संविधान में जोड़ा गया था। और वो किससे संबंधित था साथियों? वो था मूल यानी कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, यानी कि साथियों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और साथियों मूल कर्तव्यों से संबंधित था। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब साथियों अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है भारत में। एक तो 1962 में ये वायु आक्रमण के द्वारा, एक 1971 में ये भी वायु आक्रमण के द्वारा, और एक 1975 में ये आंतरिक अशांति के द्वारा। यह बात आपको याद रखनी है। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी थे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी थे। और अगला है साथियों अनुच्छेद 64 की, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर अगला फैक्ट है कि 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसी समय साथियों 1952 में ही साथियों लोकसभा की भी पहली बैठक हुई थी। और अगला फैक्ट है लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष श्री एम अनंत संयम अयंगर थे साथियों। कौन थे? श्री एम अनंत संयम अयंगर। ये उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है। अध्यक्ष अलग थे साथियों और उपाध्यक्ष अलग थे। देखते हैं अगला फैक्ट क्या कह रहा है। अगर अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है साथियों कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे। कौन थे? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे। वहीं महाराष्ट्र की उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम वाईकर ने लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे कम अंतर यानी कि 48 मत जीतने वाले पहले उम्मीदवार बने थे। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूं साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है। कौन कौन सी हैं? एक तो उत्तर प्रदेश में जिसमें सीटों की संख्या 100 है, एक कर्नाटक में दूसरे नंबर पर जिसमें सीटों की संख्या 75 है, एक महाराष्ट्र है जिसमें सीटों की संख्या 78 है, एक बिहार है जिसमें सीटों की संख्या 75 है, एक आंध्र प्रदेश है जिसमें सीटों की संख्या 58 है, एक तेलंगाना है जिसमें सीटों की संख्या 40 है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है भारत में विधानसभा में न्यूनतम सीटें पुडुचेरी यानी कि सबसे कम किसमें है? न्यूनतम 30 हैं साथियों पुडुचेरी में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूँ साथियों, अगला फैक्ट है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। तब से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस या फिर संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तथा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे साथियों। और इनकी 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को प्रथम बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा इसी वर्ष प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं साथियों अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगला फैक्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में संविधान की सर्वोच्चता को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया। भारत में संविधान सर्वोच्च है जबकि संविधान के अनुसार जनता सर्वोच्च है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और साथियों 30 में उल्लेखित मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, जिनका दावा केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो ये मौलिक अधिकार है ये केवल भारतीय को ही प्राप्त हैं साथियों, अन्य देश के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है भारत के संविधान में 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352(1) में एक से आंतरिक अशांति शब्द हटाया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। और अगले फैक्ट की बात करें साथियों, अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेषाधिकारों का उल्लेख है। यह प्रावधान अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता का अपवाद है। वहीं अगर अगली बात करें अगले फैक्ट की तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यानी कि मुख्य निर्वाचन
मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। साथ ही इस बात को आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करूं तो अगला फैक्ट है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। साथ ही इस बात को आप याद रखना। अगला फैक्ट है कि राधा कृष्णन और हमीद अंसारी राज्यसभा के 2 सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में। अगले फैक्ट की बात करूँ तो अगला फैक्ट है 25 जून को केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये भी आपको बात याद रखनी है। अगले फैक्ट की बात करूं तो भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव संपन्न कराए गए थे। इस बात को भी आप याद रखना। अगले साथियों, मैंने आपके लिए इस वीडियो में जो पॉलिटी के महत्वपूर्ण फैक्ट थे साथियों, कंप्लीट पॉलिटी के, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती ही है साथियों, मैंने इसमें आपके लिए कराए। अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो साथियों आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो साथियों फिर मिलता हूँ ऐसी ही एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।